दोस्तों आज अपने भाग 9 की बात करेंगे। पार्ट यानी 9 जो हड़प्पा सभ्यता इसमें पूरा हो जाएगा। लगभग हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई है जितनी भी, तो ये अंतिम वीडियो है हड़प्पा सभ्यता का। कि मापतोल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की अपन बात करें कि मानकीकृत मापतोल था। मानकीकृत मतलब क्या है? जो वर्तमान में जैसे मापतोल था इसी तरह मानकीकृत मापतोल था। एक निश्चित पद्धति अपनाई गई थी, यानी तौल की इकाई 16 अनुपात में थी। यानी 16, 64, 160, 320, 640 इसी क्रम में ये थी। तो 16 के अनुपात में थी ये। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि यानी इनके बाट दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक पैमाना स्केल मिले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ तथा लोथल से हाथी दांत का बना हुआ एक एक पैमाना स्केल मिला है। कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना मिला है जो राजस्थान में है। ये न्यूनतम बारूद के संबंध में डीचर पद्धति यानी बाइनरी प्रणाली का अनुपात है। देखो न्यूनतम भारों की अगर बात करें डीचर पद्धति जिसको बोलते हैं बाइनरी प्रणाली, यानी इसका अनुपात है 1:2, अनुपात 4, अनुपात 8, अनुपात 16, अनुपात 32, अनुपात 64 है। यानी सीधा ही डबल होता जाएगा ये। जैसे 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 इस तरह। तो ये क्या है? उच्चतर भारों में के संबंध में दशमलव पद्धति का अनुपात। देखिए ये कितना है कि इसके संबंध में दशमलव पद्धति का अनुपात 160, 320, 640 काम में लिया जाता है। सबसे अधिक प्रचलित बाट 16 मान का था। कि सबसे प्रचलित बाट कितना मान का था? 16 का था, जो वजन में 13.625 ग्राम का था। अब देखो लिपि की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। अभी तक ये लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। और ये भाव चित्रात्मक लिपि है। कैसी लिपि है हड़प्पा सभ्यता की? भाव चित्रात्मक है। कहीं न कहीं इसमें भाव दिखाई देता है तथा इनकी लिखावट क्रमश दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी वर्तमान में अपने बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, ये उल्टी लिखते थे यानी दाईं से बाईं की ओर। जो यानी बूस्ट्रोफेडन क्या कहते हैं उसको? यानी इसे क्या कहते हैं? यानी संपाकार रूप भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यानी ब्रूस्टोफेडन तो यानी सर्पाकार, सर्प की जैसे इस तरह। तो ये सर्पाकार है वो भी, या ब्रूस्टोफेडन भी अपन कह सकते हैं। अब देखो इसमें मूलतः 52 चिन्ह थे। कितने चिन्ह थे? 52। और हड़प्पा लिपि में 250 से 400 तक चित्राक्षर है। 250 से लेकर के 400 तक यानी चित्राक्षर है। सबसे ज़्यादा प्रचलित चिन्ह मछली का है। और लिपि एवं धर्म के यानी नमूने मोरू के अतिरिक्त मर्द भांडों पर देखो अपन बात करें तो लिपि है, यानी लिपि एवं धर्म के नमूने मोरू के अतिरिक्त मर्द भांडों पर भी मिले हैं। तो मर्द भांडों पर मिले हैं। अधिकांश लिपि के नमूने शैल खड़ी की मोहरों पर मिले। तो अधिकांश के नमूने शैल खड़ी की मोहरों पर मिले हैं। हड़प्पा लिपि देशी है तथा पश्चिमी एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं है। तो ये कह सकते हैं हड़प्पा लिपि देशी थी। अब देखो फादर हेरास ने इस लिपि को तमिल लिपि का आदि रूप माना है। कि फादर हेरास ने इस लिपि को तमिल लिपि का आदि रूप माना है। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास के एन वर्मा, प्रो एस यानी प्रो एस आर राव एवं
आई महादेव में ने किया था। देखो सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास के. एन. वर्मा, प्रो. एस. आर. राव एवं आई महादेव ने किया था। आगे देखो सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास एल. ए. वेडेन ने 1925 में किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो आपको उत्तर देना है एल. ए. वेडेन ने 1925 में। आगे देखो बात करेंगे अपने कि हड़प्पा सभ्यता सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों वाला है, कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा अभिलेख 26 चिन्हों का है ये। अब देखो भाषा, बलूचिस्तान की, यानी अपन बात करें कि भाषा की, तो बराहुई जनजाति, ये नाम है बराहुई जनजाति, बराहुई भाषा बोलती थी, तो अपनी जाति पर नाम पड़ गया बराहुई भाषा, जो कि एक द्रविड़ भाषा है, जो द्रविड़ जैसी थी ये भाषा, जिसके स्रोत के रूप में सिंधु सभ्यता की भाषा को माना जाता है। आगे दोस्तों अपन बात करें, देखो मौर्य, देखो मौर्यों की बात करें तो अब तक हड़प्पाकालीन स्थलों से लगभग 2000 मौर्य प्राप्त हो गई है। हड़प्पा काल से सबसे अधिक मौर्य मोहनजोदड़ो से लगभग 500 मिली है। कि आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से स्थल से सबसे ज़्यादा मौर्य मिली है, तो आपको मोहनजोदड़ो उत्तर देना है। अब देखो हड़प्पाकालीन मौर्य सेलखड़ी नामक पत्थर की बनी हुई थी। किससे बनी थी? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई थी। सिंधु मौर्य वर्गाकार थी, आयताकारी, गोलाकारी, बेलनाकारी, यानी ये जो सिंधु मौर्य है वर्गाकार है, आयताकार है, गोलाकार है, बेलनाकार, इस तरह की थी। सबसे अधिक मौर्य वर्गाकार यानी चौकोर की है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक मौर्य किसकी है, वर्गाकार या चौकोर। अब देखो कुछ मोहरों पर देवी देवताओं के चित्र भी अंकित है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल, बिना, कुबड़ का बेल, एक श्रृंगी पशु का था। कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन है पीपल जो वृक्ष है, बिना कुबड़ वाला बेल, एक श्रृंगी पशु का था। आगे देखो अपन बात करें लोथल, तो देखो लोथल एवं कालीबंगा से मुद्रा छाप यानी राज मुद्रांक मिले। देखो लोथल और कालीबंगा से क्या मिले? मुद्रा छाप, जिसको बोलते हैं राज मुद्रांक मिले। मोहनजोदड़ो की एक मोहर के चित्र की तुलना सुमेरिया पौराणिक की पात्र गिलगेमिश से की जाती है। गिलगेमिश से की जाती है, गिलगेमिश भी कह सकते हैं उसको। तो ये तुलना की गई है, सुमेरियन पौराणिक पात्र है, एक गिलगेमिश से की जाती है। अब देखो मरण मूर्तियां या टेरा कोटा, इनकी क्या विशेषता है? देखो क्या है, मरण मूर्तियां या टेराकोटा। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में आग में पकी हुई टेराकोटा की मूर्तियां मिली हुई है। तो आग में पकी हुई है क्या है, मूर्तियां मिली है। इनका प्रयोग खिलौनों एवं पूजा के लिए मूर्तियां बनाने में होता था, या तो खिलौना बनाने में या पूजा के लिए मूर्तियां बनाने में होता था। इन मूर्तियों का निर्माण हाथ से चकोटी पत्ती से किया जाता था। ये एक पत्ती थी चकोटी, मूर्तियों का निर्माण हाथ से चकोटी या चिकोटी पत्ती से किया जाता था। पशुओं में सर्वाधिक कुबड़दार वृक्ष यानी वृषभ, जो बेल की तरह था ये ना, पशु में सर्वाधिक कुबड़दार वृषभ एवं पक्षियों में गोरैया की सर्वाधिक मूर्तियां थी। जो गोरैया पक्षी था ना उसकी चित्र ज़्यादा थे। पशुओं में तो कुबड़दार जो वृषभ यानी जो बेल था ना उसकी तरह थे, और पक्षी में गोरैया की अधिक थी। आगे देखो मैंने नोट लगा के लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता निम्न चीज़ों की कोई अवशेष नहीं मिले, कि इनके अवशेष है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिले। जैसे अपन बात करें कि नहरों द्वारा सिंचाई, नहरों द्वारा क्या है, सिंचाई, केवल
शोरतुगई को छोड़कर, कि कुछ प्रमाण शोरतुगई में से आंशिक रूप से मिले। जो शोरतुगई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो नेहरू के उस जगह मिले, बाकी कहीं नहीं मिले। और नदी उपासना, मंदिर नहीं मिले, सिंह नहीं मिला है, पन्ना, लोवा, यानी इनके प्रमाण नहीं मिले। आंशिक रूप से नेहरू का थोड़ा सा शोरतुगई को छोड़कर के अपवाद के रूप में ये है, लेकिन नदी उपासना, मंदिर, सिंह और पन्ना, लोहा, इनके प्रमाण हड़प्पा सभ्यता काल के नहीं मिले। अब देखो हड़प्पा सभ्यता के पतन की ओर, यानी प्रवृत्ति या उत्तर हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हैं उसको। 1800 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का चरमकाल समाप्त हो गया था। यानी 1800 ईसा पूर्व के बाद में हड़प्पा सभ्यता का चरमकाल समाप्त हो गया और ये सभ्यता पतन उन्मुख हो गई। यानी ये सभ्यता पतन की हो गया था, पतन सा हो गया था। इसके बाद प्रवृत्ति उत्तर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। अब देखो रंगपुरे प्रभास पतन से प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले, कि रंगपुरे और प्रभास पतन से क्या है, ये दो ही स्थल है कि रंगपुर और प्रभास पतन, जहाँ प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले। भारत में हड़प्पा के 980 स्थल है जो सर्वाधिक है, कि हड़प्पा के लगभग कितने प्रवृत्ति या उत्तर हड़प्पा संस्कृति के 980 स्थल है जो क्या है, सर्वाधिक है। आगे देखो बात करते हैं कि सिंधु में झूकर झांकर संस्कृति, हड़प्पा एवं बावलपुर में कब्रिस्तान, की सिंधु में झूकर झांकर संस्कृति, हड़प्पा एवं बावलपुर में कब्रिस्तान। एच संस्कृति, देखो ये पूछा जाता है कई बार, कब्रिस्तान एच संस्कृति। पेशावर में गांधार कब्र संस्कृति, और गांधार कब्र संस्कृति के एक स्थल यानी कटेलाई से 2 ऐसी कब्रें मिली है जहां माली के साथ घोड़ों को दफनाया गया था। यानी गांधार कब्र यानी कब्र संस्कृति के एक स्थल यानी कटेलाई से 2 ऐसी कब्रें मिली है जहां मालिक के साथ क्या घोड़ा भी दफनाया गया था। परवर्ती हड़प्पा संस्कृति मुख्यतः ग्रामीण सभ्यताएं ताम्र पाषाणिक थी। परवर्ती हड़प्पा के लोग काला दूसर यानी ओपेदार मर्द भांड का प्रयोग करते थे। भगवानपुर में उत्तर हड़प्पा के लोग पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, कि यानी भगवानपुरा में उत्तर हड़प्पा के लोग पकाई हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। अन्य हड़प्पोत्तर स्थलों पर ये नहीं पाया गया था। अब देखो हड़प्पा सभ्यता का पतन, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है पतन में से। वाइलर ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार माना। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि वाइलर ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए किसको जिम्मेदार माना है? इंद्र को। इंद्र उस समय देवता था। अब देखो विद्वान पतन के कारण, इधर देखो यानी गार्डन चाइल्ड, वाइलर, राम प्रसाद, चंदा और पिगट। तो गार्डन चाइल्ड देखो ये क्वेश्चन है ना कि वाइलर ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार बनाया। ये तो उन्होंने कल्पना की है वाइलर ने कि इंद्र ही है जिम्मेदार। देखो विद्वान है गार्डन चाइल्ड, वाइलर, राम प्रसाद, चंदा पिगट, आर्यों का आक्रमण। कि ऐसा बताया जाता है कि आर्यों का आक्रमण हुआ था, इसके कारण इस हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। उसके विद्वान कौन कौन से है? गार्डन चाइल्ड, वाइलर, राम प्रसाद, चंदा पिगट। आगे देखो बात करें SR राव यानी जॉन मार्शल, मेके, 3 विद्वान है SR राव, जॉन मार्शल, मेके। ये क्या कहते हैं? बाढ़ का कारण, कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आ गई, इस सभ्यता का पतन हो गया था। यानी SR राव और जॉन मार्शल और मेके क्या था? बाढ़ का कारण मानते हैं। आगे देखो बात करिए अपने तीसरे नंबर की, कि HT लेम्ब्रिक यानी HT लेम्ब्रिक, माधव स्वरूप, वत्स, डेल्स, सिंधु नदी का मार्ग बदलना। तो 3 विद्वान है HT लेम्ब्रिक,
और माधव स्वरूप वत्स डेल सी क्या कहते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग बदलना था। 4 नंबर पर देखिए आर एल स्टाइन, ए एन घोष और गुरदीप, यानी आर एल स्टाइन, ए एन घोष और गुरदीप, ये क्या कहते हैं शुष्कता और जलवायु परिवर्तन, यानी यहाँ ऐसा बताया जाता है कि शुष्कता आ गई थी, पानी की कमी हो गई थी और जलवायु में परिवर्तन हो गया था। तो ये विद्वान कौन थे? आर एल स्टाइन, ए एन घोष और गुरदीप थे। आगे देखो बात करें एम आर साइनी, रॉबर्ट राइक्स एवं जॉर्ज एफ डेल्स, यानी 3 विद्वान कौन है? एम आर साइनी, रॉबर्ट राइक्स एवं जॉर्ज एफ डेल्स। ये क्या होता है? भूकंप या भूतात्विक के कारण बाढ़ आ गई थी, कि भूकंप की वजह से हलचल मचने के कारण बाढ़ आ गई थी। तो ये भी एम आर साइनी, रॉबर्ट राइक्स और जॉर्ज एफ डेल्स बताता है कि भूकंप के कारण है और सभ्यता का पतन हो गया था। अब देखो 6 नंबर पर देखिए के यू आर कैनेडी, ये एग्जाम में पूछा गया एक बार। के यू आर कैनेडी, प्राकृतिक आपदा, यानी मलेरिया आ गया था। मतलब है के यू आर कैनेडी क्या कहता है? प्राकृतिक आपदा आ गई, तो मलेरिया जैसी कोई बीमारी आ गई, इसके कारण से लोग सब मर गए थे। अब देखो जॉन मार्शल क्या कहता है? प्रशासनिक शीतलता, ये कहता है कि प्रशासन में शीतलता आने के कारण इसका पतन हो गया। कौन कहता है? ये जॉन मार्शल। अब देखो 8 नंबर पर देखिए फेयर सर्विस और रफीक मुगल और बीके थापर। फेयर सर्विस, रफीक मुगल, बीके थापर की पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया था, इसकी वजह से इसका पतन हो गया था। कौन कौन थे ये विद्वान कहने वाले? फेयर सर्विस, रफीक मुगल, बीके थापर। अब देखो 9 नंबर पर धर्मपाल अग्रवाल, रफीक मुगल, ये घगर हकरा नदी क्षेत्र का सूख जाना। देखो धर्मपाल अग्रवाल और रफीक मुगल क्या कहते हैं कि घगरे हकरा नदी है वो क्षेत्र सूख गया था, इसकी वजह से इसका पतन हो गया था। तो इसमें से एक क्वेश्चन निश्चित आता है। अब देखो कुछ तथ्य है मोस्ट इसमें कि कच्छ, ये गुजरात में है, कच्छ स्थित जूनी कुरान से 2 स्टेडियम के साक्ष्य मिले। तो कच्छ जो दलदला क्षेत्र है गुजरात में, उससे जूनी कुरान से 2 स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। अब देखो कुंतासी से बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले, कि कुंतासी है वहाँ से क्या मिले? बंदरगाह भी मिले। अब देखो सूतका गेंडोर से नगर दुर्ग, यानी सूतका गेंडोर से नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती के साक्ष्य भी मिले। सूतका गेंडोर से नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती के साक्ष्य भी मिले। सवात घाटी उत्तर हड़प्पा का उत्तरी छोर माना जाता है। सवात घाटी है उत्तर हड़प्पा का उत्तरी छोर माना जाता है। गुजरात में कानमेर हड़प्पाकालीन स्थल नवीनतम उत्खनन स्थल है, कि गुजरात में कानमेर हड़प्पाकालीन स्थल नवीनतम उत्खनित स्थल है। अब देखो अगली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए कौन सा? आयातित की जाने वाली वस्तुएं, कि टिन चांदी ईरान अफगानिस्तान से की जाती थी। यानी आयात का मतलब क्या होता है? अपने वस्तु मंगवाते हैं दूसरे देश से लेकर आते हैं, वो होता है आयात। तो कौन सी वस्तु? टिन और चांदी कहाँ से मंगवाते? ईरान और अफगानिस्तान से। देखो तांबा खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से मंगवाया जाता था, और यानी खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से। सोना ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिणी भारत, कर्नाटक से। सोना कहाँ से मंगाते? ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिणी भारत, कर्नाटक से। कर्नाटक में देखो कोलार की खाने हैं सोने की। फिरोजा ईरान से मंगवाते थे। हीरा अमेजन नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो दक्षिणी तमिलनाडु क्षेत्र में है, ये हरा अमेजन नीलगिरी की पहाड़ियों से। शीशा देखो कहाँ से मंगवाते थे? शीशे की अपन बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान और दक्षिणी भारत है। शीशा कहाँ से मंगाते थे? देखो ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, दक्षिणी भारत से। अब देखो आगे अपन बात करें लाजवर्द या वेदूरी, ये इंपॉर्टेंट है कि लाजवर्द है बदख्शां, मतलब ये जगह का नाम है बदख्शां,
और कहाँ पर, अफगानिस्तान मेसोपोटामिया से, यानी लाजवर्द है बदख्शां अफगानिस्तान मेसोपोटामिया से। ये देखो इंपॉर्टेंट अगला, शिलाजीत की हिमालय क्षेत्र से, कोई मारवाड़ में कहते हैं ना कि शिलाजीत की फाकी मार लो, तो मतलब है शिलाजीत है हिमालय क्षेत्र से मंगाया जाता था। अब देखो लाल गोमेद, लाल गोमेद है वो राजस्थान, काठियावाड़ गुजरात और कश्मीर, यहाँ से लाल गोमेद मंगवाया जाता था, राजस्थान, काठियावाड़ गुजरात और कश्मीर से। आगे देखो अपने बात करते हैं कि ये हो गया यानी नील रतन। देखो नील रतन है, नील रतन की बात करें तो बदख्शा अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। एक है हरित मणि, ये दक्षिणी भारत से मंगवाया जाता था। एक है शेलकड़ी, बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात। तो को देखो शेलकड़ी कहाँ है, बलूचिस्तान है, राजस्थान है, गुजरात है, इससे वो मंगवाते थे। अब देखो शंख एवं कोड़ियाँ, शंख एवं कोड़ियाँ कहाँ, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, दक्षिणी भारत, यानी सौराष्ट्र कच्छ है वो गुजरात में है, दक्षिणी भारत से क्या है शंख एवं कोड़ियाँ मंगाते थे। और शेलकड़ी कहाँ से मंगाते थे, बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। अब देखो कुछ मुख्य और है इसमें, बाघ से लड़ते हुए व्यक्ति का चित्र मोहनजोदड़ो की मोर से मिले। मोर मिली है कि बाघ से व्यक्ति लड़ रहा है, वो मोर कहाँ पर मिली है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से मिट्टी के रथ का नमूना मिला है, ये इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी के रथ का नमूना कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। राखी गढ़ी तत्कालीन महानगर था। तो इस तरह दोस्तों ये जो है यानी मैंने हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट पूरी करवा दी है। लगभग जो मोस्ट एग्ज़ाम यू को देखते हुए पूरा कंप्लीट करवा दिया है हड़प्पा सभ्यता। और अब अपन आगे कोई नया टॉपिक लेंगे, या तो अपन एनसीईआरटी की किताबों को पहले लेंगे और बाद में अपने यानी प्रारंभ यानी प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे या अपने वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस तरह लगातार जुड़े रहिए।